हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज चौधरी स्टडी IQ PCS पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की, जहां पर हम लोग अपना बुक जिसे जानते हैं हम लोग भारत के संविधान यानी कि हमारे संविधान के नाम से हमारा संविधान, ये बुक जो कि लिखी गई है सुभाष कश्यप के द्वारा, इस बुक को हम कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर इस पूरी बुक को कवर करने का तरीका है MCQ बेस्ड ये सीरीज है, यानी कि बुक बैंक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास से पहले हम 10 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। आज हम 11वें चैप्टर की तरफ हैं और उसमें ये है यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि संघ की कार्यपालिका। तो संघ की कार्यपालिका क्या है, उसके संदर्भ में क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछे जाते हैं और उसी को हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा में लेकर के आए हैं। अब ये तो किताब की बात है। इससे पहले अगर हम देखें, जब 10 चैप्टर हम लोगों ने किए हैं तो वहाँ पर कुछ एक बच्चे ये कह रहे थे कि सर एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा रिवीजन भी इसको डाल दीजिए कि 10 के 10 चैप्टर का एक बार में रिवाइज करवा दीजिए। तो वो सीरीज भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहले इस चैप्टर को निपट लेते हैं और जब ये पूरा चैप्टर हो जाएगा उसके बाद हम लोग उन क्वेश्चंस को भी रिवाइज करेंगे। कहने का मतलब क्या है, एक मिक्स्ड सीरीज जो हम लोग इसमें शुरू कर देंगे एज ए रिविजन। तो चलिए, इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करें उससे पहले हम लोग आएंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि संघ की कार्यपालिका की तरफ। देखिए, जब हम भारत के अंदर व्यवस्था की बात करते हैं, पॉलिटी की बात करते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो पॉलिटी है वो व्यवस्था 3 भागों में बांट दी गई है, जिसमें कि सबसे पहले आती है हमारी विधायिका, जिसे हम इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहते हैं। दूसरा आता है कार्यपालिका, जिसे एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। और उसके बाद आता है देश की न्यायपालिका, जिसे हम लोग इंग्लिश में जुडिशरी के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ एक बात हम लोगों को पूरी तरीके से पता है, पहली क्लास में बताता आ रहा हूं कि भारत के अंदर सत्ता का जो विभाजन है वो 2 जगह है। यानी कि एक सत्ता जाती है हमारी केंद्र के पास और दूसरी जाती है राज्य के पास। एक तरफ यूनियन है और दूसरी तरफ स्टेट है। यूनियन एंड स्टेट, इन दोनों के बीच में सत्ता का डिवीजन है। जैसे कि अगर हम विधायिका को देखें तो भारत के अंदर विधायिका, एक संघ की विधायिका, दूसरा राज्य की विधायिका। संघ की विधायिका को हम लोग देश की संसद के नाम से जानते हैं और राज्य की विधायिका को हम राज्य विधान मंडल के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज, जब हम भारत के अंदर कार्यपालिका की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, जब सत्ता का विभाजन 2 जगह है तो इसे भी 2 भागों में बांटा जाएगा। एक तरफ केंद्र की कार्यपालिका, दूसरी तरफ राज्य की कार्यपालिका। अब आज का जो टॉपिक है हमारा यही टॉपिक है, यानी कि हम संघ की कार्यपालिका को पढ़ने जा रहे हैं। इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ठीक है भाई। तो अगर हम देखें भारत के अंदर संघ की कार्यपालिका, तो इसका जो पूरा का पूरा प्रावधान है, ये प्रावधान भारत के संविधान के भाग 5 में मिलता है। आर्टिकल 52 से लेकर के 78 में संघ कार्यपालिका बताई गई है। जब संघ कार्यपालिका को हम देखते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले नंबर पर भारत के राष्ट्रपति आते हैं। राष्ट्रपति की सलाह के लिए प्रधानमंत्री, उनका मंत्री परिषद होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर उपराष्ट्रपति भी होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, और फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे आप भारत का महान्यायवादी कहते हैं, ये भी संघ की कार्यपालिका के अंदर शामिल होता है। तो इन 5 से मिलकर के बनती है भारत की संघीय कार्यपालिका। उसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को हम आज की क्लास में देखते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा जो पहला क्वेश्चन है सीरीज का, वो कहता है कि आपके सामने 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। ये 2 स्टेटमेंट किसके संदर्भ में है? ये 2 स्टेटमेंट्स भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में है। अभी अभी राष्ट्रपति का चुनाव की चर्चाएं चल रही हैं, चुनाव ड्यू है, जल्दी ही नए राष्ट्रपति भारत को मिल जाएंगे। अब जब नए राष्ट्रपति मिलेंगे तो उससे पहले कुछ एक बातें, जैसे कि अब पेपर जो भी आने वाले हैं वहां पर राष्ट्रपति के बारे में चीज़ों को जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ लें, मेंस वाले क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं मैंने आपको बताए थे। अब पीटी की बात करें तो पीटी के अंदर कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ये भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में है। अब देखो, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में तो 2 बातें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। या तो ये आर्टिकल 54 से जुड़ा हुआ है, या आर्टिकल 55 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, या फिर ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के जो अधिनियम है 1952 का, उससे जुड़ा हुआ है, या फिर इनके नियमों से जुड़ा हुआ है। इन 4 जगह से ये क्वेश्चन हो सकता है। तो कोशिश करेंगे हम सबको कवर करने की यहीं पर। अब स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं?
स्टेटमेंट्स कहती हैं कि प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य, प्रत्येक विधायक के वोट का जो मूल्य होता है वो अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। क्या ये है? देखिए, जब हम भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली पढ़ते हैं तो चुनाव प्रणाली आर्टिकल 55 में आती है, जहां पर बताया गया अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और इसी के साथ साथ आर्टिकल 54 में बताया गया कि कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जाकर के मतदान कर सकता है। वहां पर बताया गया है कि हमारे देश के अंदर चुने हुए विधायक, चुने हुए सांसद जाकर के भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान किया करते हैं। अब जब ये विधायक मतदान करते हैं तो याद रखना, भारत के अंदर भारत का राष्ट्रपति पूरे भारत का ही राष्ट्रपति है, वो किसी राज्य का राष्ट्रपति नहीं है, वो सभी का राष्ट्रपति है। तो कहने का मतलब भारत की संपूर्ण जनता का जो प्रतिनिधित्व होगा वो राष्ट्रपति के अंदर दिखना चाहिए। अब उसके लिए हमने प्रावधान बनाया कि हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शंस भारत के अंदर कंडक्ट करवाएंगे। इनडायरेक्ट कैसे? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि क्या करेंगे, इस मतदान में जाकर के भाग लेंगे और फिर राष्ट्रपति को चुन लेंगे। तो हमारे यहाँ पर चुने हुए विधायक, चुने हुए सांसद जाकर के मतदान किया करते हैं, आर्टिकल 54 के अंतर्गत आ जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या एक विधायक जो दिल्ली का विधायक है उसकी वोट वैल्यू, उत्तर प्रदेश के विधायक की वोट वैल्यू, क्या ये बराबर होगी? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखिए, होता क्या है कि भारत के अंदर जब भी रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो वो जनसंख्या के आधार पर मिलता है। तो भारत के अंदर जितने राज्य हैं उन सभी राज्यों की जनसंख्या की बात करें तो सबकी अलग अलग जनसंख्या है। तो वहाँ से जो रिप्रेजेंटेशन एक विधायक के द्वारा दिया जाएगा, मतलब कि अगर विधायक ने वोट दिया है तो वो भी अलग होकर के निकलेगा। जैसे कि अगर विधायक की वोट वैल्यू की बात करें तो इसकी वोट वैल्यू निकालने का एक तरीका होता है क्या, कि आप राज्य की 1971 की जनसंख्या लीजिए, इस जनसंख्या को डिवाइड कर दीजिए। अब डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना है राज्य के अंदर जितने भी चुने हुए विधायक हैं उन विधायकों के संख्या से डिवाइड कर दीजिए और इसको 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऐसे करके एक विधायक की वोट वैल्यू राज्य के अंदर निकल करके आती है। चूंकि भारत के अंदर जितने राज्य सबकी जनसंख्या अलग है तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर वोट वैल्यू भी अलग निकल करके आएगी। जैसे कि भारत के अंदर अगर हम बात करें तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां पर एक विधायक की वोट वैल्यू इस फॉर्मूले के हिसाब से निकालते हैं तो वो निकल करके आती है 7। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश की आप निकालेंगे, मिजोरम की निकालेंगे, वो 8 निकल करके आएगी। और इसी के पैरेलल अगर हम उत्तर प्रदेश की निकाल दें तो 208 निकल के आती है। दिल्ली की मैंने बात की, दिल्ली की निकालेंगे तो दिल्ली के अंदर ये वोट वैल्यू कितनी है, 58 है, 58 है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि प्रत्येक एमएलए के वोट का जो वैल्यू है वो अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। बात सही है। दूसरा कहता है कि लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। क्या हर सांसद पर यह बात लागू होती है? इस बात को देखना होगा। अब इस बात को आप तभी देख पाएंगे जब आपको ये पता लगे कि हम सांसद की वोट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसका सीधा सा तरीका है। सीधा सा तरीका क्या है? सबसे पहले जानिए कौन सा सांसद जाकर के वोट करेगा। देखिए, लोकसभा के अंदर 543 सांसद चुने हुए, इतने ही होते हैं ना चुने हुए सांसद। ऐसे ही राज्यसभा के अंदर 233 सांसद चुने हुए, तो कितने हो गए? ये 776 सांसद हो गए। अब अगर हमें इनकी वोट वैल्यू निकालनी है तो उसका सीधा सा तरीका है कि देश के अंदर जितने भी विधायक हैं उन विधायकों की टोटल जो वोट वैल्यू उसको एक जगह लिखिए। यानी कि जो एमएलएज की वोट वैल्यू है पूरे भारत के अंदर, चाहे वो राज्य से है चाहे यूटी से है, उनको लिखिए। साथ में यहाँ पर जितने भी इलेक्टेड नंबर ऑफ एमपीज हैं उससे इसको डिवाइड कर दीजिए। तो जितना भी क्या होगा, एक सांसद की वोट वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे हमारा लोकसभा का सांसद हो, दोनों के अंदर डिफरेंस नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये वाली स्टेटमेंट हो गई गलत। तो सही क्या है यहाँ पर? केवल पहली स्टेटमेंट सही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर है वो कौन सा है? यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ए। बात समझ गए? इसके बाद आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपके सामने 4 स्टेटमेंट हैं, आपको पढ़ना है और पढ़ करके बताना है कि इनमें से जो है अनुच्छेद क्या कहता है। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन
यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उनमें से नीचे से क्या सही रहेगा? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही रहेगी आर्टिकल 356 के संदर्भ में? सबसे पहले यहां पर कहा गया कि उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। क्या राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब यही है? सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो आर्टिकल 356 में है वो एक प्रकार की आपातकालीन पावर है। कब हो सकता है? जब राज्य के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज होने लग जाएं जो संविधान के खिलाफ हैं। अब संविधान के खिलाफ हैं तो वहां पर जिम्मेदारी है राज्य की सरकार की कि उनको रुकवाए, और अगर वो नहीं रुकवाते हैं तो फिर ये जिम्मेदारी केंद्र की सरकार पर आ जाती है। तो फिर क्या करते हैं राष्ट्रपति महोदय, वहां पर क्या करते हैं राष्ट्रपति शासन लगवा देते हैं, यानी कि वहां की जो सरकार है उसको हटा देते हैं। तो विधानसभा के तो भंग होने का मतलब ही नहीं है। तो ये हो गया गलत स्टेटमेंट। दूसरा कहता है कि उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी, यानी कि उनका इस्तेमाल कौन करेगा? उनका इस्तेमाल देश की संसद करेगी। क्या ये सही है? देखो आर्टिकल 356 के अंतर्गत हमने क्या किया, हमने वहां की सरकार को हटाया है। ठीक है, अब सरकार चली गई तो वहां पर कानून व्यवस्था कैसे चलेगी? तो वो राज्यपाल के द्वारा चलाई जाती है, यानी कि राज्य का जो प्रशासन है वो राज्यपाल के अंडर आकर के काम करता है। अब बात करते हैं विधायी शक्तियों की। तो विधायी शक्तियां देश की संसद के पास आ जाती हैं आर्टिकल 356 के साथ में। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ये स्टेटमेंट्स के बारे में सही हो जाती है। तीसरी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। क्या कहता है कि यहाँ पर अनुच्छेद 19 जो है वो निलंबित हो जाता है। क्यों निलंबित करना है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्यों निलंबित होगा? राज्य की सरकार की बात है, लोगों की बात थोड़ी है। उसके बाद क्या आता है कि राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो उससे संबंधित शक्तियां बना सकता है। तो उसके संदर्भ में तो हमारी संसद काम कर रही है, तो जरूरत क्या है? तो यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी सेकंड स्टेटमेंट, यानी कि बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए, विचार करके बताइए कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बता देनी है। सबसे पहली स्टेटमेंट यहां पर बताई गई है, कहा गया आपसे भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, यानी कि प्रधानमंत्री के पास ये सभी शक्तियां होती हैं और इन सभी शक्तियों का इस्तेमाल भी भारत के प्रधानमंत्री किया करते हैं। इसका मतलब तो ये बन जाता है। दूसरा यहां पर कहता है कि प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है, बताना कौन सी सही है। सबसे पहले कहते हैं, पढ़ते हैं यहां पर कार्यपालिका की शक्तियों को। अगर आपने भारत का संविधान पढ़ा है तो और उसमें कार्यपालिका को पढ़ा है तो यहां पर एक आर्टिकल आता है जिसे हम जानते हैं आर्टिकल 54 के नाम से। ये अनुच्छेद 54 कहता है कि देखिए आर्टिकल 54 नहीं, 53 आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की जितनी भी कार्यकारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती हैं और राष्ट्रपति उन शक्तियों का इस्तेमाल संविधान के जो दिए हुए प्रावधान है उनके अनुसार करेंगे। तो ये बात तो गलत हो गई। इसकी जगह ये कहां पर चली जाएगी? ये चली जाती है राष्ट्रपति के अंदर। ये बात हो गई। दूसरा, ये जो सिविल सेवा बोर्ड है इसका अध्यक्ष कौन होता है? क्या प्रधानमंत्री होता है? नहीं, इसका अध्यक्ष होते हैं हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव इसका अध्यक्ष होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो कहने का मतलब ना तो एक सही है और ना ही इसमें दूसरी सही है, दोनों गलत हो गई। तो डी इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपके पास दो स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़ना है, पढ़ करके बताना है कि इनमें से कौन सी सही है। सबसे पहले कहता है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएंगे। यानी कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि भारत सरकार का जो कार्य है वो उचित प्रकार से हो सकते, इजीली हो सके, इसके लिए उन्हें नियम बनाने का अधिकार है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयां प्रधानमंत्री के नाम से ही की जाएंगी, प्रधानमंत्री के नाम से कही जाएंगी, यानी कि जो भी कौन होगा, जो भी काम होना है कैसे होगा? प्रधानमंत्री के नाम से होना है। क्या ये सही है? तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन भारत के संविधान के आर्टिकल 77 जहां का हेडिंग है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। देखिए, ये बात सही है कि जब भारत के सरकार की कार्रवाई की बात करें, उस कार्रवाई को इजी बनाया जा सके,
इसके लिए राष्ट्रपति नियम बना सकते हैं, ये उनके पास पूरा का पूरा अधिकार है। लेकिन समस्त कार्यपालिक शक्तियां जो हैं प्रधानमंत्री के नाम से नहीं। आर्टिकल 77 में ही ये बात कही गई है कि जो भी कार्य होगा वो राष्ट्रपति के नाम से होगा। हाँ, ये बात दूसरी है कि राष्ट्रपति जब भी काम करेंगे तो आर्टिकल 74 कहता है कि ये सभी कार्य प्रधानमंत्री की सलाह के द्वारा ही किए जाएंगे, वो दूसरी बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पर उनके नाम से होंगे ऐसा नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब हमारे पास जो सही आंसर है वो सही आंसर है केवल 1, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था तो मैंने यहाँ पर इसको बाइलिंगुअल नहीं लगा पाया। अगली स्लाइड में इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो भी आपको मिल जाएगा, तो पढ़ लीजिएगा, फिर आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 74(1) की भाषा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आर्टिकल 74 जो मैंने अभी आपसे कहा था उसके संदर्भ में कुछ बात कही है, पूछा गया कि इनमें से कौन सा सही है। सबसे पहले कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करने के लिए बाध्य हैं। उनके ऊपर बाइंडिंग है कि जो प्रधानमंत्री ने कह दिया वो आपको करना है, उसमें आप मना नहीं कर सकते। क्या ये सही है? तो जवाब है ये नहीं है सही। उसके बाद हम तीसरी स्टेटमेंट देखें, राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। ये भी जो है ये भी परफेक्ट सही नहीं बैठता है। उसके बाद कहता है कि यदि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की कोई सलाह उचित ना लगे तो उसे अधिकार है कि वह मंत्रिपरिषद से उस सलाह पर पुनर्विचार के लिए कहे, और यदि पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद उस सलाह को पुनः भेजे तो राष्ट्रपति उस पर अपने वेग से निर्णय लेगा। और इसी के कंपैरिजन में अगर हम अपनी सेकंड स्टेटमेंट पढ़ें तो सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि यदि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की कोई सलाह उचित ना लगे तो उसे अधिकार है कि वह मंत्रिपरिषद से उस सलाह पर पुनर्विचार के लिए कहे, और यदि पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद उस सलाह को पुनः भेजे तो राष्ट्रपति को वह सलाह माननी ही होगी। यहां पर बी और डी के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है। तो आपने सस्पेंसिव वीटो पढ़ी होगी, निलंबनकारी वीटो पढ़ी होगी कि यदि कोई सलाह भारत के राष्ट्रपति को दी जाती है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के द्वारा, तो उनके पास ये पूर्ण अधिकार है कि वो सरकार से कह सकते हैं कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। हालांकि अगर पुनर्विचार के बाद, पुनर्विचार का कहीं ये मतलब नहीं होता कि जो सलाह पहले दी गई थी उसके अंदर कोई बदलाव किया ही जाए। हो सकता है कि जो सलाह पहले दी गई थी उसी को दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाए। तो अब की बार राष्ट्रपति को इसे मानना ही होगा, यानी कि ये सस्पेंसिव वीटो की बात है। तो यहां पर जो स्टेटमेंट बनती है हमारी सही वो बी बनती है। डी में क्या है कि वे अपने वेग से निर्णय कर सकते नहीं, दोबारा सलाह आ गई तो फिर वो अपने विवेक से काम नहीं कर सकते, उनको सरकार की बात माननी ही होगी। इसी क्वेश्चन का जो इंग्लिश वर्जन है वो यहाँ पर आपको मौजूद है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ के बिल्कुल आराम से तसल्ली से क्वेश्चन का आंसर देना। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब भी कोई क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, जैसे मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन का नेचर आपको पता होना चाहिए कि क्या इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। और ऐसे ही अगर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां पर आपके लिए जरूरी है कि क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें। ध्यान से पढ़ने के बाद धैर्य रख के, धैर्य के साथ आप उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। जैसे यहां पर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु कुछ अर्हताएं निर्धारित की गई हैं, इनके अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति हो सकता है। सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं वो क्वालिफिकेशन कौन से आर्टिकल के अंदर हैं, वो क्वालिफिकेशंस कौन से आर्टिकल के अंदर हैं, ये देखेंगे आप तो कहां पर मिलेंगी आपको, आर्टिकल 58 के अंदर ऐसी क्वालिफिकेशन मिल जाती है। अब अगर हम भारत के राष्ट्रपति के क्वालिफिकेशंस को देखें तो सबसे पहली स्टेटमेंट जरा ध्यान से पढ़ना, क्या कहता है कि ऐसा व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक हो। क्या कहता है? जन्म से भारत का नागरिक हो। और अगर हम आर्टिकल 58 पढ़ें तो क्या वहां पर ऐसी कोई लाइन है? वहां पर तो सीधा ये कहा गया कि वो क्या होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति होना, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये जो जन्म से वाली बात हो गई ना, ये गलत हो गई। तो कहने का मतलब ये स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो जाती है। दूसरी क्वालिफिकेशन कि वो 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए उसकी कम से कम, ये ठीक है। तीसरी क्वालिफिकेशन कि लोकसभा का सदस्य बनने के वो कम से कम काबिल होना चाहिए, ये बात भी सही है।
और फिर क्या कहता है कि वह लाभ के पद पर ना हो, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये बात भी सही है। तो बचा क्या गलत, ये बात सही है। गलत स्टेटमेंट क्या रही, गलत स्टेटमेंट पहली वाली रही, यानी कि 2, 3 एंड 4 बी इज द करेक्ट आंसर। ये इसका हिंदी वर्जन है। क्वेश्चन का अगर मैं इंग्लिश वर्जन देखूं तो आपको जो यहाँ पर इंग्लिश वर्जन भी इसका मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, ये बाय बर्थ की वजह से दिक्कत होगी, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं थी। इसके बाद चलेंगे आगे। यहां पर कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े प्रावधानों के संबंध में सुमेलित कथनों का चयन कीजिए कि इनमें से कौन से कथन ऐसे हैं जो सही हैं राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में। सबसे पहले कहा जाता है कि राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है, इसको लड़ने के लिए किसी प्रत्याशी का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और कम से कम 50 द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है। दूसरा कहता है कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए 15,000 रुपए की जमानत राशि का प्रावधान किया गया है। और तीसरा कहता है कि यदि कोई उम्मीदवार चुनाव में डाले हुए कुल मतों का 1/10 भाग प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसे उसकी जमानत राशि जो है वो जब्त कर लिए जाने का प्रावधान किया गया है। ये 3 स्टेटमेंट हैं। देखिए, जब भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो आर्टिकल 54 है, आर्टिकल 55 है, जो भारत के संविधान में दिया गया है। लेकिन हर बात भारत के संविधान में नहीं लिखी जा सकती। जैसे कि चुनाव करवाना, तो चुनाव के लिए क्या नियम होने चाहिए, वो नियम इत्यादि सभी के सभी भारत के संविधान में नहीं लिखे जा सकते। तो उसके लिए हमने प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक एक्ट हम लोगों ने बनाया 1952 में, और उसी के तहत बाद में हम लोगों ने नियम भी तय किए गए। तो उन नियमों की बात करें, उस एक्ट की बात करें, तो वहाँ पर बेसिक चीज़ें क्या होनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो भारत के संविधान में जो दी गई क्वालिफिकेशन आर्टिकल 58 के अंदर है, उनके अलावा कुछ बातें और दे दी जाती हैं। जैसे कि अगर उसे नामांकन भरना है तो नामांकन किस प्रकार से भरा जाएगा, जिसमें कि पहली कंडीशन यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि जब भी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए कहा गया कि आपके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक, 50 प्रपोजर्स 50 सेकेंडर्स, यानी कि 50 मतदाता तो ऐसे हों जो आपसे कहें, आपके बारे में कहें कि मैं इस व्यक्ति को चुनाव लड़वाना चाहता हूं। 50 ऐसे हों कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो 50 आपको आकर के क्या करें, समर्थन करें। तो कहने का मतलब क्या है कि वहां पर ये कंडीशन दी गई है। तो क्या ये सही है? तो ये वाली कंडीशन तो बिल्कुल सही हो जाती है। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर मतदाताओं की बात की गई है। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन कर सकता है? राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं हमारे इलेक्टेड एमएलए और इलेक्टेड एमपीज। ये बात आपको कंठस्थ याद रखनी है, भूलना नहीं है। इलेक्टेड शब्द को पकड़ करके रखना, अगर ये छोड़ दिया तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो जाती है। दूसरा कहता है कि चुनाव लड़ने वाला जो प्रत्याशी है उसको एक 15,000 रुपए की सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी, ये भी करनी पड़ेगी। अब तीसरा क्वेश्चन बच्चे के मन में बन जाता है कि सर ये 50-50 का क्या नाटक है, 50 प्रस्तावक क्यों, 50 अनुमोदक क्यों है? ये इसलिए हैं कि कुछ लोगों को क्या होता है, हवाबाजी करने का शौक होता है। क्या कर रहे हैं, हम भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, अगर ये कंडीशन ना हो पहले वाली तो आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आपकी उम्र 35 वर्ष की है, कोई भी लड़ सकता है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं, जिनका राष्ट्रपति बनने का कोई चांस नहीं है, वो भी जाकर के वहाँ भीड़ बढ़ाते हैं। जबरन एक खर्चा तय होता है, क्योंकि भाई बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं, फिर जबरदस्ती की हवाबाजी हो जाती है। तो उन चीज़ों को साइड करने के लिए ये प्रावधान जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जोड़ दिया गया है। बात समझ में आती है? अब कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि चुनाव लड़ेंगे, ये सब कुछ मिल जाएगा उनको, लेकिन जब वोट होगी तो टोटल वोट का, उसको वैलिड वोट का कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा। कितना हिस्सा? अगर ऐसे कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट का 1/6 नहीं मिलता है तो ऐसे में इसे कहा जाता है कि जमानत जब्त हो जाना, यानी कि अपनी इज्जत भी आप बचा नहीं पाए। तो ये जो तीसरी स्टेटमेंट है ये गलत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर 1/10 भाग नहीं, 1/6 भाग टोटल वैलिड वोट का। तो पहली और दूसरी ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है, तीसरी स्टेटमेंट गलत है। तो अपने पास सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हम लोग इसी क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद अगर चलें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पर हमारे पास फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्या कहता है? आपके पास 2 स्टेटमेंट हैं, ध्यान से पढ़ना है, पढ़ करके बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पहले निर्वाचित हो चुका है
तो भी उसे पुनः इस पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। देखिए, जब आप राष्ट्रपति के टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ कुछ फैक्ट जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको कुछ फैक्ट नहीं पता है तो टॉपिक आपका तैयार नहीं माना जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आर्टिकल 54, 55 चुनाव के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से अगर हम आगे चले यहीं पर तो आर्टिकल 54 भी अति महत्वपूर्ण है। क्यों? राष्ट्रपति का पद होगा, ये बात आर्टिकल 52 ही कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऐसे ही करके संघ की जो कार्यकारी शक्ति है वो राष्ट्रपति के अंदर होगी, ये बात यहां पर लिखी जाती है। बात समझ में आती है? आर्टिकल 56 में जाओगे तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा है। आर्टिकल 57 में जाओगे तो बताया गया कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। आर्टिकल 58 में जाओगे तो यहां पर क्वालिफिकेशंस की चर्चा है। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ एक आर्टिकल्स आपको भारत के संविधान में पढ़ने ही पड़ेंगे, याद करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन को आप गलत करने की संभावना बढ़ जाएंगी आपकी। तो यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो ये क्वेश्चन जो है आर्टिकल 57 से जुड़ा हुआ है। क्या भारत के अंदर ऐसा कोई कानून है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो आर्टिकल 57 ऐसा कहता है, ऐसा कोई कानून नहीं है। कोई व्यक्ति चाहे कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, आपके अंदर टैलेंट है, आपका जुगाड़ है, आप पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आपके कैसे संबंध हैं। अभी अंत में तो चुनाव आपको नेताओं के द्वारा ही दिया जाएगा, वोट जो है नेताओं के द्वारा ही वोट दिया जाएगा आपको। तो ये सारी बातें वहां पर मैटर करती हैं। हाँ, कुछ देश ऐसे हैं जहां पर इसके ऊपर भी लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि अमेरिकन राष्ट्रपति अपने जीवन काल में केवल 2 बार ही अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। तीसरी बार कितना ही फन्ने खा क्यों ना हो, कितना ही उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा ना हो फिर भी वो तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। लेकिन भारत में ऐसी कोई सीमा नहीं है। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्या होगा कि भाई उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है, पुनः चुनाव लड़ने का उसको अधिकार है। दूसरा कहता है यदि कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार, कोई व्यक्ति जो है भारत में अधिकतम 2 बार निर्वाचित हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत हो गई, ठीक है। तो सही क्या है, अपने पास आंसर बन जाता है सही, केवल 1, यानी कि पहली स्टेटमेंट सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। गलत स्टेटमेंट आपको बतानी है, 4 स्टेटमेंट अपने पास से पढ़ लेते हैं। कहता है कि प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को देश के सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करने तथा उन्हें हटाने की शक्ति दी गई है। क्या इसमें कोई गलती है? भाई होता ही ऐसा, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, आप कैग की बात करें, तो उनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट भारत के राष्ट्रपति करते हैं। उनको हटाने का जो काम होता है, फॉर्मल काम, वो भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो जाती है। दूसरा कहते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा उच्च अधिकारियों की नियुक्ति अपने विवेक से नहीं बल्कि मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार की जाती है। जैसे मान लीजिए भारत के अंदर हमको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट करवानी है, कैग की अपॉइंटमेंट करवानी है, या कोई अन्य अधिकारी चीफ इंफॉर्मेशनल कमिश्नर हो गया, उसकी अपॉइंटमेंट होनी है, तो क्या राष्ट्रपति महोदय अपनी मर्जी से कर देते हैं, बोले लाओ फाइल फटाफट में साइन कर देता हूँ? जवाब है नहीं। हर एक का अपना प्रोसेस है। कई बार कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन होती है, कई बार मंत्री परिषद के द्वारा डायरेक्ट रिकमेंडेशन होती है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार जो है वो काम नहीं कर सकते, यहाँ पर जो है वो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार काम करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती है। तीसरा कहते हैं कि राष्ट्रपति किसी देश के साथ युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह के बिना नहीं कर सकते। अगर भारत का किसी देश के साथ युद्ध है, आपने मिलिट्री पावर पढ़ी होंगी, राष्ट्रपति की युद्ध संबंधी शक्तियां यानी कि सैन्य शक्तियां, वहां पर राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति युद्ध डिक्लेयर कर सकता है दूसरे देशों के साथ, शांति कंक्लूड कर सकता है, शांति का समझौता कर सकता है, लेकिन ये काम उसे अपनी मर्जी से नहीं करने। क्यों? लोकतंत्र का सीधा सा प्रिंसिपल यही रहता है कि जिसको जनता ने चुना है वही क्या करेगा, वही शक्ति को धारण करेगा। तो ऐसे केस में प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद ही शक्तिशाली होता है, वही इन निर्णय को लेता है, प्रधानमंत्री के द्वारा ही सलाह दी जाती है, राष्ट्रपति महोदय उसी सलाह के आधार पर काम करते हैं। तो ये भी काम कैसे करना है? मंत्री परिषद की सलाह पर काम करना है। उसके बाद आता है संसद के संयुक्त अधिवेशन, यानी कि बात हो रही है यहाँ पर क्या, यहाँ पर चर्चा हो रही है ज्वाइंट सिटिंग की, यहाँ पर चर्चा है ज्वाइंट सिटिंग। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आर्टिकल 108 के अनुसार जब भी ज्वाइंट सिटिंग होती तो लोकसभा राज्यसभा के अंदर किसी विधेयक को लेकर कोई मतभेद है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति महोदय संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करते हैं, उसे आहूत करते हैं, समन करते हैं। आहूत तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन
उसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति नहीं करते। अध्यक्षता का जो अधिकार दिया है वो अधिकार दिया है किसको? ये अधिकार दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष को। वो नहीं है, उनके एब्सेंस में लोकसभा के उपाध्यक्ष होंगे। वो नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति होंगे। यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को ही ऐसा अधिकार नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। पूछा क्या था कि कौन सी स्टेटमेंट असत्य है, कथन कौन सा असत्य है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर यहां पर बन जाएगा डी। बात क्लियर? इसके बाद चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इंग्लिश वर्जन है इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, यहां पर आपके सामने क्या कहा गया है? क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किन विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करने के लिए, संसद में प्रस्तुत करने के लिए, विधेयक की बात हो रही है, कौन सा विधेयक ऐसा है जिसे संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? प्रायर अप्रूवल या फिर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो मस्ट है। इनमें से कौन से विधेयक को संसद में लाने के लिए? सबसे पहला ऑप्शन है कि नए राज्यों के निर्माण से संबंधित विधेयक। देखिए ये देश की इंटेग्रिटी का सवाल है। भाग 1 आर्टिकल 1 से लेकर के 4 देश की टेरिटरी की बात करता है। तो अगर देश के अंदर किसी राज्य का गठन करना है, कोई सीमाओं में बदलाव करना है, तो ये काम देश की संसद किया करती है। लेकिन अगर कोई विधेयक लेकर के आना है तो इससे पहले आपको राष्ट्रपति की पूर्व रिकमेंडेशन की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि देश की अखंडता का सवाल है। तो ऐसे तो अगर ये प्रावधान ना हो तो ऐसे केस में जो निजी सांसद हैं या फिर कोई और व्यक्ति जो संसद का सदस्य है, जिसका मूड कई बार शिफ्ट हो जाता होता है ना, कई बार हमारे राजनेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कुछ उल्टे सीधे बयान दे जाते हैं, तो पता चला कि कुछ लोग आज़ादी की बात करने लग जाएंगे। तो प्रावधान रखा गया कि अगर ऐसा कोई भी मुद्दा है जो भाग से संबंधित है तो उसमें राष्ट्रपति की पूर्व रिकमेंडेशन के बिना आप ये विधेयक नहीं ला सकते। इसका दूसरे शब्दों में मतलब हो जाता है कि ऐसा विधेयक सरकार ही लाती है। क्यों? राष्ट्रपति किसको परमिट करेंगे? राष्ट्रपति उसी को परमिट करेंगे जिसको प्रधानमंत्री कहेंगे। तो प्रधानमंत्री अपने लोगों के लिए कहेंगे, विपक्ष के लिए थोड़ी कह देंगे। तो ये बात समझ लीजिए। दूसरा, संविधान संशोधन विधेयक आर्टिकल 368। क्या संविधान संशोधन के संदर्भ में ऐसी कोई बात है? आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन होता है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई इसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के बाद लाया जाना चाहिए, लोकसभा में लाया जाना चाहिए, राज्यसभा में लाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है ये नहीं होगा। उसके बाद है धन विधेयक, मनी बिल, जिसकी चर्चा भारत के संविधान के आर्टिकल 110 यानी कि 110 में है। अब मनी बिल का मैटर क्या होता है? भाई सरकार का कोई रेवेन्यू आया, पैसा खर्च करना है। माया किसकी है? सब पैसे की माया तो है, कुर्सी की लड़ाई तो है, और जनता इस देश की मालिक है। ये पैसा किसका है? ये देश की जनता का पैसा है। अब जनता का जो पैसा है, जनता उसका हिसाब किताब रखने के लिए चुनाव के अंदर मतदान करती है कि भाई कौन इसको खर्च कर सकता है। तो हर 5 साल में चुनाव होता है, वहाँ से सरकार का गठन होता है। लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, लोकसभा के चुनाव के आधार पर ही गठन होता है। तो इस पैसे को खर्च करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसका हिसाब किताब रखने की जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी जनता देश की सरकार को देती है, जिसका चुनाव लोकसभा के आधार पर होता है। तो धन विधेयक जब भी लेकर के आते हैं तो कैसे लेकर के आते हैं? ये धन विधेयक पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के बाद ही लाया जा सकता है। मतलब क्या है? ये बिल सरकार ही लेकर के आएगी, दोबारा से वही लॉजिक लग जाता है। तो यहां पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता पड़ जाएगी, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि विपक्ष का कोई सांसद है या फिर रूलिंग पार्टी का कोई सांसद है जो मंत्री नहीं है, वो बिल ले आए, ये काम करो, यहाँ एक रोड बनवा दो, रोड बनवाने का आदेश दिलवा दो। नहीं, वो प्रॉपर तरीके से फंडिंग इत्यादि जो भी होती है उसके लिए प्रॉपर बिल लाना पड़ता है। लेकिन उससे पहले संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद आता है साधारण विधेयक, आर्टिकल 107। तो इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है भाई। साधारण विधेयक कोई भी सांसद लेकर के आ सकता है, चाहे वो मंत्री है चाहे वो नहीं है। वो बात अलग है कि वो सरकारी बिल होगा तो उस पर चर्चा जरूर होगी, पास भी होगा अगर सरकार के पास दोनों सदनों के अंदर नंबर हैं। हाँ, निजी सदस्य है तो बहुत कम चांसेज हैं कि वो चर्चा में आएंगे, उन पर कानून बनेगा। चर्चा ही नहीं होती है उस पर तो, अरे बात समझ रहे हो। तो ये कोई बात सही नहीं है। तो यहां पर अपना आंसर क्या होगा? 1 और 3। ये दोनों विधेयक ऐसे हैं जिन पर प्रस्ताव लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता पड़ जाती है। तो 1 और 3 कहां पर है भाई? 1 और 3 हमारे ऑप्शन सी के अंदर है। तो हमारा क्या आंसर बनेगा? हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है। चलिए, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये बात। इसके बाद अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो आप मुझे वो सजेशन क्वेश्चन दोनों ही भेज सकते हैं। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर मुझे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं।
और आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय, धन्यवाद।